आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो रहेंगे हीट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफ़र मोड्स, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम और थर्मल फिजिक्स। इन चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर के ये कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हीट की। तो हीट क्या है? हीट इज़ डिफाइंड एज द एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो बेसिकली हीट क्या है? हीट इज़ द वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस के जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस और उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ही हीट ट्रांसफ़र। तो टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली सेम है। यहाँ पर हम जब दो बॉडीज़ की बात करते हैं तो दो बॉडीज़ के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो उनके बीच में जो एनर्जी फ्लो करेगी उसका नाम है हीट। हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा। जैसे ही दोनों के टेम्परेचर सेम हुए हीट फ्लो करना बंद हो जाएगी। इसीलिए हीट की बात हम तब तक कर सकते हैं जब तक दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है और एनर्जी का ट्रांसफ़र है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, वी कैन टॉक ऑफ हीट ओनली व्हेन देयर इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स। तो हीट तभी तक पिक्चर में है जब तक टेम्परेचर डिफरेंस है दो या दो से ज़्यादा सिस्टम के बीच में। जैसे ही टेम्परेचर सेम रहेगा हीट को हम कंसिडर नहीं कर सकते, हीट फ्लो बंद हो जाएगा, हीट के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हीट का जो सिंबल की बात करते हैं, हीट का जो नॉर्मली सिंबल है, हीट को हम डिफाइन करते हैं क्यू से। हीट का जो सिंबल हम फिजिक्स के अंदर यूज़ करेंगे दैट इज़ क्यू। इसकी जो यूनिट है दैट इज़ जूल। जो कॉमनली यूज्ड हम यूनिट हीट की लेते हैं दैट इज़ कैलोरी, जो आप लोगों ने सुनी भी होगी। जो कैलोरी और जूल के बीच में जो कन्वर्जन फैक्टर है दैट इज़ 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.182 जूल्स। इस कन्वर्जन फैक्टर से हम कैलोरीज को जूल्स में और जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन कैलोरीज एंड जूल। तो ये है हीट के बारे में बात कर रही यहाँ तक हम लोगों ने। अब उसके बाद हम यहाँ पर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट कॉन्टेंट पोजेस्ड बाय इट, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर उसके हीट का मेजरमेंट। हीट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो जो काइनेटिक एनर्जी उनकी होगी, उस काइनेटिक एनर्जी का मेजर टेम्परेचर कहलाता है। यानी कि हीट का जो मेजरमेंट है दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। अब कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है हमने टच करके देखा, हाँ ये गर्म है, ये ठंडी है, लेकिन वो कितनी गर्म या कितनी ठंडी है उसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को मेजर करती है। यानी कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है उसकी मेजरमेंट के लिए हम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं। यहाँ नेक्स्ट वर्ड है थर्मोमीट्री। थर्मोमीट्री क्या है? थर्मोमीट्री इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर विद साइंटिफिक प्रिसिशन। अंदाज़ा नहीं, साइंटिफिक प्रिसिशन जो लेबोरेटरीज़ में या हम नॉर्मल जहाँ पर भी हमें एक्यूरेट टेम्परेचर की मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो प्रोसेस है टेम्परेचर को मेजर करने का दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीट्री। और जो टेम्परेचर है वो मेजर कौन से इंस्ट्रूमेंट के साथ, कौन से डिवाइस के साथ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिससे टेम्परेचर मेजर किया जा सके। अब थर्मोमीटर बनाने के लिए एक खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से थर्मोमीटर उस जो चेंज है, जो भी आपका कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर मटीरियल उसके टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज आ रहा है और हम वो उसे मेजर करना चाह रहे हैं, तो वो जो मेजर करने के लिए किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है कि जो थर्मोमीटर के अंदर जो सब्सटेंस डलेगा उस सब्सटेंस की एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जिसे हम नोटिस करेंगे, जिसे हम मेजर करेंगे, और उस प्रॉपर्टी की खासियत होनी चाहिए कि वो जो टेम्परेचर मटेरियल के अंदर जो चेंज हो रहा है उस टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव हो, यानी कि उसको मेजर कर सके, उसको नोटिस कर सके, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सके, और वो जो चेंज है वो भी लीनियर चेंज होना चाहिए, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज हम टेम्परेचर के जो मेजरमेंट है उसको प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो लीनियरली वेरी करे और सेंसिटिव हो विद द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, इसको बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमने घरों में मरकरी का थर्मोमीटर देखा हुआ है, तो होता क्या है कि जब हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो जो वॉल्यूम है मरकरी का वो चेंज होता है अकॉर्डिंगली
जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम जो है मरकरी का वो चेंज होगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ मरकरी है दैट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। गैस थर्मोमीटर की बात करें तो जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज गैस प्रेशर। जब हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम इज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसी तरह से थर्मोकपल थर्मोमीटर्स के बारे में हमने सुना है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू जंक्शंस ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल वायर्स इज कॉल्ड द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो इस तरह से थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी वजह से जो आपका जो थर्मोमीटर है वो कैपेबल होता है मेजरमेंट के लिए टेम्परेचर की। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर के स्केल की। स्केल में हम यूजुअली हमने 3 तरह के स्केल यूज़ किए हुए हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो हमने आज तक पढ़े हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये स्केल्स के बारे में हमने पढ़ा है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर स्केल के जो कैलिब्रेशन पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। आपको मालूम होगा अगर मैं बात करूँ आइस के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ तो इन डिग्री सेल्सियस जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 273 केल्विन। इनफैक्ट 273.15 केल्विन होती है यहाँ पर इसकी वैल्यू। उसके बाद हम पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ये जो 2 पॉइंट्स हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनको कैलिब्रेशन पॉइंट लेते हैं हम। अब यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, इसका फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर होता है 373.15 केल्विन। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए, जो स्केल है स्केल के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पर सेल्सियस की जो स्केल है उसमें हो गया 100 पॉइंट्स का, 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो स्केल हो गई बॉइलिंग पॉइंट से फ्रीजिंग पॉइंट पर, उसमें जो इक्वल पॉइंट्स होंगे, जो स्केल बनेगा वो 100 पॉइंट्स का, 100 डिग्रीज का बनेगा। 100 स्केल्स होंगे उसके अंदर। यहाँ पर 212 से लेकर 32 तक, यहाँ पर 180 जो पॉइंट्स हैं इक्वल पॉइंट्स बनेंगे। 180 के स्केल के अंदर जो इक्वल पॉइंट्स जो हम डिवाइड करेंगे स्केल को, वो 180 पॉइंट्स के अंदर होगा, और यहाँ पर अगेन 100 का होगा। तो ये आपके इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड होता है। ये वाला स्केल, अलग अलग स्केल्स हैं। सेल्सियस का जो स्केल है वो 100 पॉइंट्स में डिवाइड होता है, और जो फ़ारेनहाइट का स्केल है वो 180 में, और केल्विन का स्केल अगेन 100 में। ह्यूमन बॉडी का अगर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसकी बात करें, जो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, तो जब डिग्री सेल्सियस में हम उसे मेजर करते हैं तो दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। जब उसे हम फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं तो इट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब उसे केल्विन में मेजर करते हैं तो दैट इज़ 310.15 केल्विन। तो इस तरह से हम, ये है आपके स्केल्स की बात करी है यहाँ पर हम लोगों ने। अब बात करेंगे अलग अलग स्केल्स के बीच में रिलेशन की। अगर मेरे पास रिलेशन है, अगर मुझे डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस स्केल एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, तो इस फॉर्मूले से हम लिखते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है जिससे हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के टेम्परेचर्स को रिलेट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। इसका स्केल सबसे सिंपल है, जो हमने कई बार पढ़ा भी हुआ है, दैट इज TC टेम्परेचर इन सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। ये स्केल है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन को इस तरह से रिलेट करते हैं। उसके बाद आपके पास है फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच का रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/180। ये आपका कन्वर्जन फैक्टर है, ये एक रिलेशन है बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इस तरह से हम टेम्परेचर्स को, अगर जो भी स्केल के अंदर हमें चाहिए उस स्केल के अंदर अगर हमें डिवाइड करना है तो हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद एक टर्म पढ़ते हैं हम, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर हम मानकर चलते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का जो मोशन है वो रुक जाता है। ये एक ऐसा
टेम्परेचर माना जाता है, जिस टेम्परेचर पर हम मान रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो मोशन है दैट वुड सीज, और इसकी जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ केल्विन स्केल, इसको हम केल्विन स्केल में लिखते हैं 0 केल्विन। अब 0 केल्विन हो गया। उसके बाद अगर हमने इसे लिखना है सेल्सियस स्केल में तो इट इज़ -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इन फ़ारेनहाइट इट इज़ -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वैल्यूज़ हैं सिंपल। इस तरह से एब्सोल्यूट ज़ीरो को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। ये स्केल के अंदर हमने अलग अलग स्केल्स के अंदर यहाँ पर वैल्यूज़ हमने लिख दी है। अब ये हो गया, हमने इस टेम्परेचर की बात कर ली यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम बात करेंगे वो है हीट की बात की, हीट के ट्रांसफ़र की बात करते हैं। अभी हमने बोला कि अगर दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो उन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र होगा। जो हीट ट्रांसफ़र है उसके कुछ मोड्स हैं, उसके कुछ तरीके हैं। हीट ट्रांसफ़र बेसिकली होगा कैसे, तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे। हीट ट्रांसफ़र के हमने 3 मोड्स यूजुअली हम पढ़ते हैं, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कन्वेक्शन और थर्मल रेडिएशन। तो यहाँ पर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके क्या बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग आपके जो हीट ट्रांसफ़र के कौन सा मोड उसके अंदर रहेगा वो मोड डिसाइड होता है। अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे कंडक्शन की, सबसे पहले हम यहाँ पर कंडक्शन की बात करते हैं। मैं इन मोड्स को बताने से पहले 2 टर्म्स यहाँ पर लिखूंगी। फर्स्ट वन इज थर्मल कॉन्टैक्ट। वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक थर्मल कॉन्टैक्ट, और एक वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी फिजिकल कॉन्टैक्ट। थर्मल कॉन्टैक्ट क्या होता है? 2 बॉडीज़ आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट इफ़ हीट कैन फ्लो बिटवीन दैम। यानी अगर 2 बॉडीज़ हैं, दोनों बॉडीज़ के बीच में अगर थर्मल कॉन्टैक्ट है तो इसका मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन थर्मल कॉन्टैक्ट होने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। थर्मल कॉन्टैक्ट कैन अकर इवन विद नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। जैसे आप आग के पास अपने हाथ गर्म कर रहे हैं तो आग के साथ आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है हाथ का, उसके बावजूद भी आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड थर्मल कॉन्टैक्ट। और दूसरा वर्ड आता है फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट में जो हीट का सोर्स है उस सोर्स के साथ आपका टच ज़रूरी है। जो भी दूसरा सिस्टम है उस सिस्टम का टच ज़रूरी है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल कांटेक्ट। तो थर्मल कांटेक्ट में याद रखिए फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, उसके बावजूद भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। अब बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्शन का एक और नाम है कंडक्शन की, जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंडक्शन का एक नाम और है डिफ्यूजन। इसे हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर सिस्टम से लो टेम्परेचर सिस्टम में डायरेक्ट हीट फ्लो होती है। कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। जब एक लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर की 2 सिस्टम्स हैं आपके पास, मान लीजिए उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, एक लो टेम्परेचर पर है, एक हाई टेम्परेचर पर है। इस तरह के मोड के लिए सबसे पहली चीज़, ये यूजुअली सॉलिड्स में होता है, और इस तरह के मोड के लिए जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है 2 सिस्टम्स के बीच में। 2 सिस्टम्स के बीच में अगर कोई कांटेक्ट होगा तो क्या होता है कि एक पार्टिकल, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, दूसरे सिस्टम को हम इसके टच में ले आए हैं और दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो अपनी अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट करेंगे। अपनी पोजीशन पर यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इधर चली जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट पास हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट पास हो जाएगी, और इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा 2 सिस्टम्स के बीच में। तो दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। यहाँ पर एक्चुअल मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता है, मैटर की कोई एक्चुअल मूवमेंट ना होते हुए भी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। ये पहली चीज़ है कंडक्शन। इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे गैस स्टोव है, गैस स्टोव पर आप एक पैन रख दीजिए, नीचे लगी हुई आग की वजह से पहले पैन का निचला हिस्सा गर्म हो जाएगा, फिर वो जो निचला हिस्सा गर्म हो रहा है वो वाला गर्म हिस्सा आगे उस हीट को पास करेगा, और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है या फिर उसका जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो पैन है वो पैन ही रहेगा, गैस स्टोव ही रहेगा। आपका जो पार्टिकल्स हैं जो वो एक्चुअल में मूव नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोड है दैट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होगा, कन्वेक्शन में
आपके जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ एक्चुअल मोशन होता है उन पार्टिकल्स का, उन मैटर का। पार्टिकल्स हीट को लेकर दूसरी जगह पहुंचाता है। जैसे आप कैंडल के ऊपर हाथ रख दीजिए, कैंडल के ऊपर हाथ रखने के बाद क्या होगा कि जो हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो कैंडल फ्लेम से हीट को लेंगे और आपके हाथ तक गर्मी पहुंचाएंगे। यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, ये थर्मल कॉन्टैक्ट तो है पर फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। कैंडल और आपके हाथ में कोई आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद आपका हाथ गर्म हो रहा है। ऐसे जैसे पानी को बॉईल करते हैं तो पानी की सबसे पहले क्या होता है कि जब पानी आपने पैन के अंदर रखा और उसमें नीचे से आपने आग लगा दी है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी फर्स्ट जो सबसे निचली लेयर है पहले वो हीट लेगी और हीट लेते ही वो गर्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बताने वाली है कि जो लो टेम्परेचर के पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं और हाई टेम्परेचर के पार्टिकल्स लाइट होते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है और नीचे ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ रह जाती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर गेन होता जाता है वैसे वैसे पार्टिकल्स क्या होते जाते हैं, लाइट हो जाते हैं और ऊपर उठते हैं। तो पानी में जो निचली लेयर है वो गर्म होते हुए जैसे गर्म होते हो जाएगी तो हल्की हो जाएगी और हल्की होते ही वो ऊपर चली जाएगी। अब उसको डिस्प्लेस करने के लिए जो अगली ठंडी लेयर है वो उसकी जगह आ जाएगी, क्योंकि जो गर्म लेयर है वो तो ऊपर चली गई। इस तरह पानी एक्चुअल में मूव करते हुए इसी तरह से ये जो है प्रोसेस चलता रहेगा, एक कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और पानी के एक्चुअल मूवमेंट के पानी जो है, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल मूव करते हुए पूरा पानी गर्म हो जाएगा। यहाँ एक छोटी सी बात और, अगर आप जैसे सिंपल पानी की रोड आपने बाल्टियों में लगाई हुई देखी होगी, घरों के अंदर यूजुअली लगती है, तो हम उसको पूरी रोड को पानी के अंदर इमर्स करते हैं। अगर उसको हम ऊपर पानी के लेवल तक रख दें तो क्या होगा, पानी का जो ऊपर वाला लेवल है वो तो गर्म हो जाएगा। अब गर्म जो लेयर है वो नीचे नहीं जाएगी कि ठंडी लेयर ऊपर आ जाए, ठंडी लेयर नीचे ही रहेगी, गर्म लेयर ऊपर रहेगी। अब गर्म लेयर जो है वो तो गर्म हो जाएगी, लेकिन जो निचला पानी है जहाँ पर हमारी जो रोड है वो नहीं पहुँच रही है, वो पानी एज सच ठंडा रह जाएगा। तो ये होता है कन्वेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। रेडिएशन में क्या है कि हीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू। यहाँ दो बॉडीज के बीच में मीडियम हो भी सकता है और नहीं भी। वैक्यूम में भी ये रेडिएशंस जो है वो फ्लो करती हैं। जैसे सन की रेडिएशन से जब अर्थ पे गिरती है तो हीट ट्रांसफर होता है और हीट में अर्थ पर सब कुछ गर्म हो जाता है। तो ये है रेडिएशन। अब इन तीनों मोड्स को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। यहाँ पर मान लीजिए आप चौथे बेंच पर बैठे हैं, यहाँ आप पहला सिस्टम है जो आपके पास, और आपके पास एक बुक है, और ये जो बुक है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। ये एनर्जी है आपके पास, यानी कि आप हायर टेम्परेचर के ऊपर हैं और सामने आपके टीचर खड़ा है एक, वो टीचर को आपको वो बुक पकड़ानी है, बुक देनी है अब आपको। तो अब आपके पास एनर्जी है जो ट्रांसफर करनी है आपको। इसका मतलब आप हायर टेम्परेचर वाला सिस्टम है और टीचर क्या है, लोअर सिस्टम वाला लोअर टेम्परेचर वाला सिस्टम है। अब आपको वो बुक अपने आगे वाले बच्चे को देनी है, देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप, वो वाला बच्चा आगे पास कर देगा और फिर वो और आगे पास करके पहले वाले बेंच तक पहुंच जाएगी और पहले वाला बच्चा टीचर को पास कर देगा। इस तरह से जो जहां बैठा है वो वहीं बैठा है, उसके बावजूद भी जो बुक है वो टीचर तक पहुंच गई, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो गई। लेकिन आप, टीचर और बच्चे सब अपनी अपनी जगह पर है। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफर हुई दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। ये तो हो गई कंडक्शन, यहाँ पर कोई अपनी जगह से नहीं हिला, उसके बावजूद ट्रांसफर हो गई। अब आप अपनी जगह से उठ रहे हैं, क्योंकि आप हाई टेम्परेचर सिस्टम है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो आप ही उठोगे, टीचर नहीं उठ के आएगा आपके पास, क्योंकि टीचर तो ऑलरेडी लो टेम्परेचर पर है। तो अब आप उठोगे और आप उठकर टीचर के पास पहुंचोगे और टीचर को वो बुक हैंड ओवर कर दोगे। तो अब ये जो चीज़ हुई ये हुई कन्वेक्शन, यानी कि पार्टिकल, यानी आपने खुद उठकर एनर्जी को ट्रांसफ़र किया लो टेम्परेचर के सिस्टम पर। तीसरा केस है, आप अपनी जगह पर हो और वहीं से आप टीचर की तरफ वो बुक फेंक दोगे। अब टीचर ने उसको पकड़ लिया, अब बुक फिर ट्रांसफ़र हो गई, कोई हिला नहीं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, इसे बोलते हैं रेडिएशन। तो ये 3 मोड हैं जिनकी हमने यहाँ पर बात की है। एक और मोड है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय फेज चेंजेस। फेज चेंजेस का मतलब है जैसे बॉइलिंग की बात करते हैं, बॉइलिंग या एवापोरेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी की बॉइलिंग की बात करेंगे, पानी क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा और जो लिक्विड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी इनटू गैस। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, लिक्विड ने एब्जॉर्ब की और वो गैस में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफर हुआ, और हीट ट्रांसफर किस तरह हुआ, फेज चेंज से हुआ। ठीक है, लिक्विड जो कन्वर्ट हो गया गैस के अंदर। कंडेंसेशन की बात करें, कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस जो है दैट इज कन्वर्टेड टू लिक्विड। मेल्टिंग की बात करें तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में।
तो ये आपके मोड हैं हीट को ट्रांसफ़र करने के। उसके बाद हम यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ने के बाद हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की, क्योंकि यहाँ तक हमने हीट की बात की है। ये जो दो अप्रोचेस हैं, ये दो अप्रोचेस फिज़िक्स के यूजुअल जितने भी तरीके हैं हम लोगों के किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के, इन दो अप्रोचेस को हम यूज़ करते हैं। पहला है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है? इस अप्रोच में हम मॉलिक्यूलर बिहेवियर जो भी है उसकी एवरेज को लेते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे कि अगर हमने टेम्परेचर मेजर करना है, एक पानी है, पानी के अंदर हमने थर्मोमीटर डाल दिया और थर्मोमीटर डालने के बाद हमने टेम्परेचर देख लिया, तो अब हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को मेजर नहीं किया। इनफैक्ट जो पूरा पानी, जो पूरा वो मिलकर, जो पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर जो एक सोल्यूशन बना रहे हैं, उसका हमने टेम्परेचर ले लिया और उसे बोल दिया एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर। तो यहाँ पर हम इस तरह से जब मेजर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसे हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। और जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स होते हैं दैट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली इन लैब्स। जैसे कि प्रेशर है, प्रेशर को मेजर करना है तो मैनोमीटर से मेजर कर लीजिए सिस्टम के प्रेशर को। टेम्परेचर को मेजर करना है तो आप थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम अगर मेजर करना है तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कुछ स्केल्स फिक्स कर दिए और आपने उसमें सॉल्यूशन डाल के देख लिया कि इतना वॉल्यूम है, इस तरह से आप वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। और मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे मटीरियल का होता है। या कलर की बात करें तो कलर है, अगर कोई चीज़ ब्लू है तो ये नहीं है कि एक मॉलिक्यूल ग्रीन होगा, एक मॉलिक्यूल ये होगा, वो हम पूरा एवरेज जो उसका कलर दिख रहा है दैट इज़ ब्लू, तो वो हम बोलेंगे कलर जो है दैट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। डेंसिटी है दैट इज़ अ मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। अब जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है, ये अप्रोच तब तक वैलिड है जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम रहेगा। यानी कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम फॉलो हो रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम, इफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम होल्ड्स गुड, तब आप उसमें बोलेंगे कि हम उसमें मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करने से पहले एक छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम को पढ़ने से पहले मान लीजिए कि हम ईंट है हमारे पास बहुत सारी, उन ईंट को जोड़कर हमने एक दीवार बना दी। इस तरह से बहुत सारी ईंटें हैं और हमने इसको यहाँ से ईंटें जोड़कर एक दीवार बना दी। अब अगर मुझे यहाँ पर बात करनी होगी, अब जब दीवार बन गई, अब दीवार बनने के बाद अगर हम बात करें, अब हमें एक पर्टिकुलर ईंट की स्ट्रेंथ की बात नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे कि पूरी दीवार की स्ट्रेंथ कितनी है। अब हम एक ईंट में इंटरेस्टेड नहीं है। अब हमने क्या करना है कि पूरी दीवार जो है उसका क्या बिहेवियर है, यानी कि दीवार की स्ट्रेंथ कितनी है उसकी हम बात करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक ईंट, हो सकता है ये वाली ईंट इससे डिफर करती हो, ये वाली ईंट इससे डिफर भी करती हो, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये पूरी दीवार में बन गई तो हमने इस ईंट और इस ईंट से कोई लेना देना नहीं है। अब हम बात करेंगे पूरी दीवार की स्ट्रेंथ की। तो दिस इज कॉल्ड एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर। इसे हम बोल रहे हैं एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर। और यहाँ पर जो ईंटें हैं वो ईंटें क्या है, वे कंटिन्यूस हैं। ये नहीं कि एक ईंट यहाँ लगी है, एक ईंट यहाँ लगी है, एक ईंट यहाँ लग जाएगी, एक ईंट यहाँ लग जाएगी, एक ईंट यहाँ लग जाएगी और फिर हम कहेंगे दीवार बन गई। तो अब जो ईंटें हैं वो क्या है, कंटिन्यूस। तो यहाँ पर आपके पास ये कंटिन्यूस ईंटें हैं। इसी चीज़ के ऊपर हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम है वो टिका हुआ है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम क्या कहता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम इज अ काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन of the continuous description of matter where the properties of the matter are considered continuous। ठीक है, यानी कि जितनी जो आपने ईंटें लगाई हैं तो वो कंटिन्यूस, उनको अगर हम मान लेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिर उनको कंटिन्यूस मानकर जब उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो स्टडी करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में तब तक यूज़ किया जा सकता है जब तक ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। पहली कंडीशन है कि जो डायमेंशन है इंडिविजुअल पार्टिकल्स की कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम, जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स हैं दैट इज़ नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द सिस्टम। यानी कि अगर मैं पूरी दीवार की बात करूं, मैंने जब पूरी दीवार की बात की है तो दीवार के डायमेंशन और एक ईंट की जो डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो एक ईंट की जो डायमेंशन है वो उस पूरी दीवार के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है। इसीलिए यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम लगा सकते हैं। दूसरी बात कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी ईंटें जो हैं
8-10 ईंटें नहीं, बहुत ज़्यादा ईंटें हो गई तो हम उस केस में हम बात करेंगे कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगा सकते हैं। अगर 5-4 ईंटें लगाकर हम कहें कि हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वहाँ पर हमें हर ईंट की बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब ईंटें लग गई हैं 10, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर ईंटें लग गई हैं तो उस पूरी दीवार की हम बात कर सकते हैं। तो ये जो दो कंडीशंस हैं, जब ये सेटिस्फाई होती हैं तो जो कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट है उसे हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में यही है कि अगर मैंने हर ईंट की बात करनी है तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर की बात करनी है, यानी कि हर ईंट की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। ये उसके बाद इन अप्रोचेस के बाद हम बात करते हैं थर्मल फिजिक्स की, जो हमारा मेन टॉपिक है जिसकी तरफ हम आना चाहेंगे। ये सारी बातें अभी तक जो हमने पढ़ी थी, ये सारी बेसिक बातें हैं जो हमने अभी तक सिर्फ उसका बेस बनाने के लिए पढ़ी हैं। अब हम बात करेंगे थर्मल फिजिक्स की। थर्मल फिजिक्स क्या होती है? दैट इज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी कि जहां जहां हीट का ट्रांसफर होगा, यहाँ पर वर्ड यूज कर रही हूँ मैं थर्म। जो थर्मल है, थर्मल बेसिकली क्या है? एक एडजेक्टिव है जो वर्ड थर्म से बना है, थर्म। और ये जो थर्म वर्ड है इट इज THEREME। थर्म जो वर्ड है दैट इज अ ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है हीट। हीट से ये बना हुआ है। और ये जो एडजेक्टिव थर्मल है, थर्मल का मतलब है कि हीट, आपकी जो हीट ट्रांसफ़र या कोई भी चीज़ है कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसकी वार्मनेस को दिखाने के लिए, उसकी गर्मी को दिखाने के लिए ये थर्मल वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब ये जो 3 मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन तीनों में ही हीट को यूज़ किया जाता है, सिर्फ इनकी अप्रोचेज में फ़र्क है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं, अज्यूम करते हैं कि दे आर वेरी स्मॉल रिलेटिव टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि यहाँ पर हम उनके बीच के जो डिस्टेंसेज हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मॉलिक्यूल्स को हम बहुत छोटा मानकर उनके बीच के डिस्टेंसेस को मेजर करके उनको स्टडी करते हैं। हमारी जो कंसिडरेशन है उनके डिस्टेंस के बीच में रहती है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज़ करते हैं, यानी कि हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बिहेवियर को पढ़ने में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ बात करेंगे अब थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लेकर चलते हैं, यानी कि सिस्टम के पूरे ओवरऑल बिहेवियर की बात करेंगे। ओवरऑल बिहेवियर कैसा रहेगा, जैसे प्रेशर है या वॉल्यूम है या फिर उसका टेम्परेचर मेजर करना है या और बहुत सारे पैरामीटर्स आएंगे जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारे इस लेक्चर सीरीज का टॉपिक रहेगा थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में हम आगे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। ये सारा टॉपिक अब तक जो हमने पढ़ा है दैट इज द बेस। ये बेस आपको बता दिया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थैंक यू।